स्टूडेंट, मैं अतुल धाकड़ यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पर आज बात करूंगा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आयरन कार्बन डायग्राम। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज गेट IAS एंड PSU's एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जनरली ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को एक नाम से और हम जानते हैं Fe-C डायग्राम। आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं एंड कार्बन को जो है C से। ठीक है, तो आपको अगर ये लिखा जाए तो सेम इसी का यही मतलब है। तो जैसे कि ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का उसके अंदर पढ़ते हैं और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एक क्वेश्चन हर साल आता ही है। 7 से 10 नंबर का ये क्वेश्चन इसमें से आएगा ही। ठीक है, उसके बाद मटेरियल टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस जो एक सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद गेट IAS एंड PSU's में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बहुत सारे बनते हैं। तो इसको हम समझेंगे कि ये जो आयरन कार्बन डायग्राम है इसकी यूटिलिटी क्या है, क्यों इसको जनरली पढ़ा जाता है, क्यों ये जो है आपको हर एक सेमेस्टर में ये दिया गया है, BE के फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास हमारी रेगुलर लाइफ में नंबर ऑफ आपने मटेरियल्स देखे होंगे और उनमें से 2 मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल आपने देखे होंगे, एक है स्टील, दूसरा है कास्ट आयरन। ठीक है, तो जो स्टील है, कास्ट आयरन है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सब चीज़ों की जो भी नॉलेज है वो नॉलेज आपको आयरन कार्बन डायग्राम से ही मिलती है। वो कैसे मिलती है, किस हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ उसमें क्या होती है, वो सब चीज़ें जो है हमें आयरन कार्बन डायग्राम बताता है। तो जैसे आयरन कार्बन डायग्राम आप देख रहे होगे 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आयरन प्लस कार्बन। ठीक है, तो जब हम आयरन के अंदर कार्बन का परसेंटेज मिलाते जाते हैं और परसेंटेज मिलाने के साथ साथ टेम्परेचर को आप बढ़ाते जाओ और बढ़ाने के बाद फिर उसको ठंडा कर दो, है ना, तो उसमें जो है जो आप जो भी मटेरियल बना रहे हैं उस मटेरियल में चेंजेस होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं। तो आयरन कार्बन डायग्राम हमें यही चीज़ बताता है कि जैसे जैसे जो कच्चा लोहा है, कच्चे लोहे को आप देखोगे तो उसमें कोई उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है ना, तो जैसे जैसे कच्चे लोहे को आप ये मानो कि उसको जो है हम कुछ उसके दूसरे फॉर्म में चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम उसको मिलाते हैं आयरन को कार्बन में तो हमें फर्स्ट स्टेज मिलती है स्टील की, स्टील मटेरियल मिलता है और सेकेंड जो मिलता है हमें वो मिलता है कास्ट आयरन, और जो कि 2 मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल। और इनमें से जो फर्स्ट मटेरियल है जो स्टील है इसका बहुत ज़्यादा यूज आजकल हो रहा है। क्यों हो रहा है इसको हम समझते हैं और आयरन कार्बन डायग्राम को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। वाई स्टडी अबाउट द आयरन कार्बन डायग्राम, क्यों आयरन कार्बन डायग्राम की स्टडी की जाती है। सबसे पहले आपको ये नॉलेज जरूरी है, थ्योरी भी आप लिख सकते हो उसमें से। वी नो दैट इन दिस वर्ल्ड 2 मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल इज स्टील एंड कास्ट आयरन। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल आप अपने देखते हो रेगुलर लाइफ में, एक तो स्टील और एक कास्ट आयरन। ठीक है, तो जनरली ये जो स्टील है और जो कास्ट आयरन है इनमें से स्टील जो है ये सबसे ज़्यादा यूज होने लगा है। क्यों यूज होने लगा है, तो सबसे पहले समझेंगे कि स्टील होता क्या है। स्टील इज एन अलाउ ऑफ आयरन एंड कार्बन। जनरली ये जो है अलाउ का मतलब होता है मिक्स, है ना, आयरन और कार्बन का मिक्सअप ही होता है। तो जैसा कि आयरन कार्बन डायग्राम हमें स्टील की इंफॉर्मेशन भी देता है एंड समटाइम अदर मटेरियल क्रोमियम, और अदर जो मटेरियल है क्रोमियम भी इसमें मिक्स होता है, कुछ कम परसेंटेज होता है इसका। बिकॉज ऑफ स्टील हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो स्टील की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है कि स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो अच्छी होती है, मतलब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। मतलब इसके अगर मैं देखूं स्टील के पास आपके पास एक वायर है, अगर आप उसको खींचो तो उसके अंदर जो खिंचाव की जो क्षमता है वो अच्छी होगी, है ना, वो चीज़ है। और अगर वो खिंच जाए तो उसमें तब भी उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी। दूसरा, ये लो कॉस्ट मटेरियल है, इसकी कॉस्ट जो है वो कम होती है इन कंपेयर टू आयरन। क्यों, आयरन जो है वो भारी मटेरियल है तो वेट इसमें ज़्यादा होता है और ये जो है ये ओपेक होता है, हल्का होता है जनरली, है ना, तो इसलिए इसमें ये जो हल्का मटेरियल होगा उसकी कॉस्ट कम होगी। आयरन जो है भारी है उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। तो एक दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज ये भी है इसका। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, है ना, स्टील इज वेरी यूजफुल। तो इस कारण के कारण जो है हम स्टील को मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल हमने बना लिया है। इट इज अ मेजर कंपोनेंट यूज्ड इन बिल्डिंग, टूल्स, शिप, ट्रेन, ऑटोमोबाइल, मशीन्स एंड वेपन्स, हर जगह जो है हम स्टील्स का आजकल यूज कर रहे हैं। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि इट इज रेजिस्टेंस टू कोरोजन। जनरली ये जो है जो जंग लगने की जो क्षमता है, जो जंग लगता है इसके अंदर, स्टील के अंदर जंग कभी नहीं लगती, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं आयरन या कास्ट आयरन तो इसके अंदर जंग वगैरह लग जाती है।
एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से या फिर मैं वाटर के कांटेक्ट में आने से। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं स्टील के अंदर तो इसमें रेजिस्टेंस टू कोरिजन है ना, उसको रोकता है, जंग लगने से जनरली ये रोकता है। तो ये 2-3 मोस्ट एडवांटेज प्रॉपर्टीज़ होने के कारण स्टील जो है, स्टील का यूज़ जो है हम मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल बना रखा है हमने, और दुनिया में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होने लगा है आजकल। हर एक जगह बिल्डिंग्स वगैरह, आप हाउस में देखें आप, है ना, आपके रेलिंग्स वगैरह आपको बनाना है, हर जगह स्टील का हम यूज़ कर रहे हैं। और चमकीला मटेरियल होता है, दिखने में अच्छा लगता है, इस पर कोई पेंट वगैरह नहीं करना पड़ता है, इस पर हमें पेंट की कॉस्ट भी बढ़ती है, लेकिन स्टील पे अगर आप पेंट नहीं करोगे तो भी वो लॉन्ग लाइफ तक चलता रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसलिए हमें आयरन कार्बन डायग्राम जो है स्टील और कास्ट आयरन दोनों मटेरियल की इंफॉर्मेशन देता है। अब देखते हैं हम कि जो आयरन कार्बन डायग्राम है इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। व्हेन कार्बन इज मिक्स्ड विथ आयरन इन मोल्टन स्टेट, जब हम उसको पिघलाते हैं मिक्स करके और उसको फिर हम सॉल्डिफाइड करते हैं, सॉल्डिफाइड मतलब उसको ठंडा करते हैं। द अलाउ ऑप्टेन इज स्टील एंड कास्ट आयरन, दो मोस्ट मटेरियल आपको मिलते हैं, स्टील एंड कास्ट आयरन, जिनकी स्टडी हमें आयरन कार्बन डायग्राम से ही करना है। When परसेंटेज ऑफ कार्बन वेरीज इन आयरन, जब हम जो है आयरन के अंदर कार्बन के परसेंटेज को बढ़ाते जाते हैं तो उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आयरन कार्बन डायग्राम के अंदर जो है, जैसे कि स्टील एंड कास्ट आयरन की, वो चेंज होती जाती हैं, और यही चीज़ हमें जो आयरन कार्बन डायग्राम है वो बताता है। देयरफॉर द रिलेशन ऑफ आयरन कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसलिए आयरन कार्बन डायग्राम को हम पढ़ते हैं और हर एक इंजीनियर को इसकी नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो भी फील्ड है उसमें, और साथ ही साथ आप अदर्स फील्ड के भी हो तो इस पे बेस्ड आपको नॉलेज होना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसके पूरा जो है जो भी सॉल्यूशन आया है, इसका एक सॉल्यूशन ये आया है कि आयरन कार्बन जो डायग्राम है या जो ग्राफ है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। पहला है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो अचीव हो रही है हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, वो कब होंगी, जब हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कार्बन के परसेंटेज को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये हमें बताता है स्ट्रक्चरल नॉलेज ऑफ आयरन, जनरली जो आयरन है उसके स्ट्रक्चरल नॉलेज के बारे में बताता है, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे। तो जैसे कि फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक होते हैं, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद रिएक्शन टेक प्लेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर, कुछ रिएक्शंस आपको मिलती हैं जब आप कार्बन परसेंटेज को बढ़ाते जाते हो जब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो जो उसमें पेरीटेक्टिक, यूटेक्टोइड, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस इसमें हमें मिलती हैं। इन रिएक्शंस के बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट आपके आयरन कार्बन डायग्राम के अंदर आते हैं। तो होप आपको इतनी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इसका यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक को आप अच्छे से लिखिए, नोट कीजिए। बहुत सारी बुक से मैंने इसको कलेक्ट करके आपके सामने रखा है, कहीं किसी बुक में इस टाइप का मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कीजिए साथ में। तो जैसे कि हम देखते हैं, अब मैं आपको बताऊँगा कि जो आयरन है आपका, वो आयरन हमें मिलता कहाँ से है। तो आयरन इज़ कॉमनली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट से फाउंड किया जाता है, इन अ फॉर्म ऑफ आयरन और यूजुअली एन आयरन ऑक्साइड, जनरली हम आयरन ऑक्साइड से भी फाइंड कर सकते हैं या और से भी फाइंड कर सकते हैं, सच एज मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, जो ये 2 आयरन के ऑक्साइड होते हैं, वहाँ से भी आयरन आपको मिलता है और क्रस्ट से फाइंड होता है। अब जो कच्चा लोहा आपको मिला, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ तो होगी नहीं उसके अंदर, है ना, तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उसमें कार्बन परसेंटेज को बढ़ाते जाते हैं, और इसकी इंफॉर्मेशन हमें आयरन कार्बन डायग्राम देता है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डायग्राम आपको बना रखा है, ठीक है। एक फॉर्म है, आप ये बोल सकते हो आयरन कार्बन डायग्राम का स्टार्टिंग का एक फॉर्म है ये, जिसमें ये टेम्परेचर आपको यूज़ करना है, कार्बन परसेंटेज यूज़ करना है, ठीक है। ये बीच वाली चीज़ जो है वो ऐसे नहीं करना है। तो सबसे पहले हम कुछ स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे और उसके बाद आयरन कार्बन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये कुछ टेम्परेचर है, इनको याद करना पड़ेगा, कार्बन परसेंटेज जो है उनको याद करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने, ये आपकी जो है ये टेम्परेचर वाली रेंज है और नीचे जो है ये कार्बन परसेंटेज वाली रेंज है, इसको अभी आपको छुपाना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपके पास आयरन है, 1 kg आपके पास आयरन है, उस आयरन को आपने क्या किया, फर्नेस क्या होता है, एक भट्टी होती है, इसमें आप रखोगे, वो गर्म होगा और गर्म होने के बाद पिघल जाएगा, ठीक है। तो जो आयरन है वो अगर उसको आप 1500, ये लिखा हुआ है 1539 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप यहाँ तक गर्म कर दोगे ना, इसके बाद ये पिघल जाएगा आयरन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसे 0 से लेके 1500 ये 39 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है, और उसके बीच में देखना है कि आयरन में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं। तो सबसे पहले एक टेम्परेचर आता है आपका ये 727 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से, जैसे कि प्योर आयरन है आपके पास, नाउ स्टार्ट
हीटिंग प्योर आयरन फ्रॉम रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से हम उसको हीटिंग करेंगे, जैसे कि 34 डिग्री सेल्सियस कुछ होता है जो रूम टेम्परेचर होता है, तो वहाँ से हम जो है फर्नेस को गर्म करना स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर आयरन को रख के गर्म करते गए हम 727 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गए। तो होगा क्या, आपको आयरन का एक फॉर्म मिलेगा फर्स्ट स्टेज, जिसे हम बोलते हैं अल्फा फेराइट। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है, वो होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक क्या होता है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, चारों तरफ जो है एक एक मॉलिक्यूल्स होता है और बीच में एक मॉलिक्यूल्स होता है, इस टाइप का बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, उसको बाद में समझेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। फिर हम आयरन को और गर्म करते गए और गर्म करते गए, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कार्बन परसेंटेज नहीं। फिर और गर्म करते गए तो एक टेम्परेचर आएगा आपका 767 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं क्यूरिक टेम्परेचर लाइन। होता क्या है, अगर इस लाइन के अंदर आपका मटेरियल है तो उसके अंदर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और इसके ऊपर जैसे ही गर्म करोगे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर देगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम क्यूरी जो है उनने इसको बताया था, इसके बारे में खोज की थी, और उन्होंने बताया था कि कोई अगर मटेरियल है इतने टेम्परेचर तक आप गर्म करोगे तो उसके अंदर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, और उससे ऊपर आपने गर्म किया तो वो लॉस कर देगा अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आपको इस टाइप का मटेरियल जहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है तो इतने तक ही आप यूज़ करेंगे, जो कि अल्फा फेराइट तक होगा। फिर इसको हम और गर्म करते गए, फिर 9-10 डिग्री सेल्सियस तक किया तो आयरन का एक दूसरा स्टेज मिलेगा। फर्स्ट स्टेज आपका ये आ गया अल्फा फेराइट, दूसरा आएगा गामा आयरन, जिसमें आस्टेनाइट इसको बोलते हैं। दोनों ये टॉपिक ये आप यूज़ करोगे आयरन कार्बन डायग्राम में, जिसमें फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। फिर हम और करते गए, गर्म और करते गए, आप पहुंच गए 1147। फिर और गर्म किया आपने तो 1395 डिग्री सेल्सियस की एक लाइन आएगी, इस पे आपको जो है डेल्टा आयरन मिलेगा, इसको हम बोलते हैं डेल्टा फेराइट। फिर दोबारा स्ट्रक्चर चेंज होगा, जो कि हो जाएगा बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो पहला हमें मिला अल्फा, फिर गामा और फिर डेल्टा। 3 पॉइंट को याद रखना है, जिसमें फेराइट, आस्टेनाइट और फिर फेराइट, जिसको हम डेल्टा फेराइट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, जिससे आप थ्योरी लिख सकते हो अच्छे से। उसके बाद फिर हम और गर्म करते गए तो 1539 डिग्री सेल्सियस पर आप जैसे ही पहुंचे तो 1539 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है वो पूरा जो आपका आयरन जो है वो मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते क्या है, जैसे कि आप 727 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे, यहाँ पे गर्म किया, फिर इसको ठंडा कर लिया, फिर यहाँ पे गर्म किया, फिर ठंडा करा, फिर गर्म किया, फिर ठंडा किया, तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ ओनली प्योर आयरन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में गर्म करते गए, जैसे कि पानी को हम बर्नर में रख के सिर्फ गर्म कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसा ही हमने ये किया है फर्नेस के अंदर। अब हम आयरन कार्बन डायग्राम को समझेंगे। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम, जिससे आप जो है आयरन कार्बन डायग्राम को ईजिली बना सकते हो। टेम्परेचर को ध्यान में रखना है और उसके बाद कार्बन परसेंटेज को। अब जो है हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आयरन कार्बन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना आपको। ये जो बाई एक्सिस है इस पर टेम्परेचर लेना है। टेम्परेचर में 1 2 3 4 5 6 7 टेम्परेचर याद रखना है। दो आपके 7 वाले हैं, 7 2 7 7 6 8। ठीक है, उसके बाद एक 9 10 वाला है, फिर 11, और यहाँ से ये चेंज होते जाएंगे। 11, फिर 13 14 और 15, ये एक जैसे है ना, 13 14 15 12 छोड़ के 11। तो ये टेम्परेचर की लिमिट आपको याद रखना पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कार्बन परसेंटेज 0.025 सबसे ये कम है, 0 के बाद 0.8 1.7 2.1 4.1 और 6.67। 6.67 जो है इसको हम सीमेंटाइड बोलते हैं। पूछ लेता है कभी कभी इस पर क्या होगा, इस पर सीमेंटाइड मिलेगा आपको। ठीक है, अब क्या करना है, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको सबसे पहले जो है ये जो आपको दिख रहा होगा 0, इसमें इस आयरन और डायग्राम जो है इसको बनाने की एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना आपको, ये 0.025 जो है इसको आपको बिल्कुल सीधे लेके जाना है। कहाँ तक लेके जाना है इसको, 7 to 7 तक एक लाइन खींचना है, ये 7 to 7 तक ऐसे। ठीक है, ये खींचने के बाद फिर एक सीधी सी लाइन आपको खींचना है, बिल्कुल सीधी लाइन ये यहाँ पर। ठीक है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन, जैसे कि मैंने फर्स्ट टेम्परेचर आपको बताया था, यहाँ पर हो गया इतना। इसके बाद क्या करना है, ये जैसे ही आप मिला दोगे तो
इसको आपको यहाँ पे मिलाना है और इसको इस टाइप से मिलाना, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले 0.025 को इधर बढ़ाया और ये जो 727 है यहाँ पे पॉइंट से लेके एक लाइन सीधी खींच दी। इसको नीचे यहाँ पे कहीं आएगा ये, है ना, नीचे कहीं आपका आ जाएगा यहाँ पे 300-400 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद यहाँ पे 9-10 पे ये मिल जाएगा। तो ये जो होगा आपका ये अल्फ़ा रीजन होता है, ठीक है, अल्फ़ा फेराइड वाला। यहाँ पे भी पूरा अल्फ़ा फेराइड होगा, ये भी पूरा आपका अल्फ़ा फेराइड होगा, है ना। जैसे जैसे सीमेंटाइट बढ़ाते जाएंगे तो क्या चेंजेस होंगे हम समझेंगे। तो पहला स्टेज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका 0.8 से आपको बिल्कुल सीधी लाइन खींचना है, कहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसको मिलाना है हमें यहाँ पे, इतना समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, फिर 0.8 से एक लाइन खींची और वही 9-10 वाले को यहाँ पे मिला दिया। अभी इसको पूरे को समझाऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें चेंजेस हो रही है। पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, इसके बाद ये जैसे ही बन जाएगा आपको, तो 2.1 जो वाली लाइन है, इसको आपको 2.1 वाली लाइन को ये जो 11 ये जो है आपका यहाँ तक खींचना है, ठीक है। और उसके बाद इसको सीधे यहाँ पे मिला देना और इसको हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अभी मैं इसको समझाऊंगा पूरा कौन सा क्या रीज़न है, पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद जैसे ही ये पूरा हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 4.1 है इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, इसको यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये 2.1% वाला हो गया, 4.1% वाला हो गया, ये 0.8% वाला था हमारा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो दिख रहा है 1395 से ये यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा सा लाइन लेना है आपको, और 1395 से एक पॉइंट यहाँ पे 1400 पे एक लाइन ऐसी खींचना है, ठीक है, हल्की सी। ये जो 0.25 है यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा आगे पॉइंट लेना है, और उसके बाद इसको इस पे मिलाना है, इसको इस पे मिलाना है, ठीक है। आ गया समझ में, इस पे ये जैसे ही मिल जाएगा 1395 पे, समझ में आ गया। अब इसको यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करना है और इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे, और ये जो वाली लाइन है आपकी, ये लाइन मिल जाएगी आपकी यहाँ, और ये मिलेगा आपका यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे कुछ रहता है ना, थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा रहता है, 0.1 के समथिंग आप मान लेना। ये 0.1 मान लिया तो 0.2 मान लेना है इसको, और ये आगे हो जाएगा 0.34 पे ये समथिंग आ जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा गैप होता है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद ये जो है ऐसे यहाँ पे चला जाता है, ये पूरा डायग्राम यहाँ पे क्लोज हो जाता है कि सीमेंटाइट जो है ये इसकी हायर लिमिट होती है, और ऊपर इसको हम क्लोज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये पूरे के तरीके का ये डायग्राम बन के तैयार है, एक सिंपल सा डायग्राम। अब इसमें होता क्या है, एक एक पॉइंट से आप ये समझ में आ जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार में प्रैक्टिस में नहीं हो पाएगा। अब इसमें हमें समझना है कौन सा क्या रीजन है। ये अल्फ़ा है, ये पूरा आपका अल्फ़ा वाला रीजन है ना, ये जो है आपका अल्फ़ा फेराइट, जैसे कि मैंने बताया था अभी इससे पहले। और जैसे जैसे जाते जाओगे तो ये सीमेंटाइट वाला भी होगा, तो इसको सीमेंटाइट भी बोलेंगे, सीमेंटाइट, ठीक है। अल्फ़ा फेराइट, सीमेंटाइट, सीमेंटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3C, ठीक है। अब ये जो है आपका इधर समझना है आपको, 0.2 तक, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे और ये 2.1 तक, यहाँ तक हमें स्टील मिलता है, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद 2.1 से बाकी जो बचा हुआ है ये आपका होगा कास्ट आयरन, ये रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें ये 0.8 जो है यहाँ से ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं हाइपो, और इसको हम बोलते हैं हाइपर, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो आपका 0.8 है, एक ये पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इस पे 3 पॉइंट मिलेंगे आपको। एक तो होगा यूटेक्टॉइड पॉइंट, ये हो जाएगा आपका यूटेक्टिक पॉइंट, क्या होता है इस पॉइंट पे भी मैं बताऊंगा, और ये होगा आपका पेरिटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, तो 3 पॉइंट याद रखना है, 3 पॉइंट पे 3 रिएक्शंस हमें इस पे मिलती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेल्टा वाला रीजन होता है स्टार्टिंग का, है ना। और यहाँ पे आपका ये वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं गामा आयरन, पूरा जो जोन है, और इसको हम ऑस्टेनाइट भी बोलते हैं, जो कि अभी हमने जस्ट पहले इससे पहले देखा। ठीक है, ये आपका अल्फा प्लस गामा, ये दोनों मिक्स हो गया। ये पूरा रीजन जो होगा इसको हम बोलेंगे गामा, यानी जो कि ऑस्टेनाइट वाला होगा, ऑस्टेनाइट प्लस इसमें सीमेंटाइट भी होगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो सीमेंटाइट भी मिलेगा, जो कि फॉर्मूला Fe3C। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये आपका ये लिक्विड वाला रीजन होता है, मतलब ये पूरा लिक्विड में चेंज हो गया, तो ये लिक्विड प्लस ये वाला रीजन। ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें एक चीज़ वाला याद रखना, ये 4.1 जो है, देखो इसमें स्टील है, स्टील के 2 रेंज हो गए, हाइपो और हाइपर, इसमें भी 2 हो जाएंगे कास्ट आयरन। ये होगा आपका हाइपो और ये हो जाएगा हाइपर। क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो ये जो हाइपो है इसको हम बोलते हैं हाइपो यूटेक्टॉइड, हाइपर यूटेक्टॉइड, और ये है हाइपो क्या हो गया यूटेक्टिक, यूटेक्टिक, और ये हो जाएगा हाइपर यूटेक्टिक। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। पहले एक बेसिक सा डायग्राम आपको बना के तैयार कर लेना है। स्टेजेस ध्यान रखना है टेम्परेचर की, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में इसको ड्रॉ करना है। तो ये जो आप समझोगे क्या क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले इस डायग्राम को हम समझते हैं और उसके बाद फिर चीज़ों को समझेंगे। हमने कुछ नहीं किया, ये जो है ये कार्बन परसेंटेज है। कार्बन परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है 6.67%। ये आपका जो है ये ऊपर यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा 1539 डिग्री सेल्सियस में। तो 2 कर्व हैं इसमें, ठीक है, एक एक्स एक्सिस पे कार्बन, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर। अब क्या करेंगे हम, आयरन को जो है गर्म करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, आयरन को आप गर्म करोगे तो ये आपका पूरा जोन कौन सा होता है, अल्फा फेराइड, फिर आपको मिलता है कौन सा, ये गामा, और उसके बाद फिर आपको मिलेगा यहाँ पे ये जो है डेल्टा आयरन। ठीक है, तीनों के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये पूरा रेंज होता है। अब इसमें जैसे जैसे अल्फा में आप अल्फा फेराइड में जैसे जैसे सीमेंटाइट बढ़ाते जाओगे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। मतलब वो आपको जैसे स्टील मिला यहाँ तक 2.1 तक, फिर उसके बाद कास्ट आयरन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो 3 पॉइंट्स याद रखना है। अब आपको करना क्या है, जैसे कि मैं जैसे बढ़ाता जाऊँगा, है ना, 0.025 तक, यहाँ तक जो है आपको इस ये जो पॉइंट है यहाँ से फिर जो है ये ऑस्टेनाइट में चेंज होगा, और यहाँ पे आगे जो है ये थोड़ा रहेगा हल्का फुल्का, यहाँ तक ये रेंज रहती है इसकी, लेकिन फिर ऊपर जो है ये ऑस्टेनाइट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अल्फा जो है वो ऑस्टेनाइट में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑस्टेनाइट रीजन है। ठीक है, उसके बाद ये जो 0.8 है यहाँ पे यूटेक्टॉनिक पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जनरली जो है ये आपका क्या है, गामा प्लस ये सीमेंटाइट वाला भाग। तो यहाँ पे ये पूरा जो है पूरा जोन जो है ये आपका ऑस्टेनाइट रेंज है, और जैसे जैसे पास में नज़दीक जाते जाओगे तो सीमेंटाइट मिलता जाएगा। इन दोनों को हम बोलते हैं लेडेबोराइट, लेडेबोराइट। ठीक है, दोनों के मिक्सर को ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद ये जो दोनों हैं इनको हम बोलते हैं पेरिलाइट। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है। अब आप और बढ़ाते गए, टेम्परेचर और बढ़ाते गए, तो फिर आपको ये डेल्टा आयरन मिलने लगेगा। डेल्टा आयरन जैसे ही मिलेगा तो ये जो है रीजन आपकी ये डेल्टा प्लस ये हल्के वाला जो डेल्टा प्लस ये गामा हो जाएगी, है ना। ये डेल्टा प्लस ये लिक्विड वाली रीजन हो गई, और ये लिक्विड प्लस गामा वाली रीजन हो गई। मतलब ये वाला रीजन ये और ये वाला रीजन ये, इसमें ये वाला रीजन ये वाला मिक्सअप होता है। इसमें लिक्विड प्लस ये मिक्स रहेगा, पूरा चेंज नहीं हुआ। इसमें ये दोनों मिक्स रहेंगे, इसमें ये दोनों मिक्स रहेंगे। ठीक है, सेम टू सेम ये है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये यूटेक्टॉइड पॉइंट जो है इसमें होता क्या है, जैसे कि आप देख रहे होगे हमने यहाँ तक गर्म किया, तो ये यूटेक्टॉइड जो है, यूटेक्टॉइड पॉइंट हमें क्या बताता है, जहाँ तक आपने गर्म किया तो ये सॉलिड में था, ये पूरा, है ना, ऑस्टेनाइट में था। ठीक है, ये भी सॉलिड है आपका।
तो जैसे ही ठंडा करेंगे तो आर्सेनाइड जो है ये आपको ये किस में चेंज होगा, ये दो सॉलिड में चेंज होगा। दो सॉलिड कौन से मिलेंगे आपको, एक तो अल्फा फेराइड और प्लस सीमेंटाइड, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे यूटेक्टोइड लिक्विड है, यहाँ पे ये लिक्विड रीजन है। लिक्विड को जैसे यहाँ तक गर्म किया, लिक्विड को फिर ठंडा किया आपने, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी आपको दो ये मिलेंगे, जो कि हो जाएगा आर्सेनाइड प्लस सीमेंटाइड। ये भी आर्सेनाइड प्लस सीमेंटाइड में चेंज हो जाएगा। मतलब लिक्विड यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है, दो सॉलिड में। यहाँ पे सॉलिड दो सॉलिड में चेंज हो रहा है, ठीक है। और एक रेंज यहाँ पे होगी आपकी, यहाँ पे क्या होगा, ये लिक्विड प्लस सॉलिड है पूरा। यहाँ पर ये जो है लिक्विड प्लस सॉलिड, जो कि किस में जाएगा आपका, सॉलिड में नीचे चेंज हो जाएगा। तो तीन रिएक्शंस हमें इसमें मोस्टली मिलती हैं आयरन कार्बन डायग्राम में। जैसे जैसे ये पूरा रीजन जो होता है, ये क्या होता है आपका 0.8 तक। यहाँ पे जनरली इसको हम हाइपो रीजन बोलते हैं, आधे वाले भाग को, इसको हम हाइपर बोलते हैं, ठीक है। पूरे को स्टील में तो दो कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया है। मतलब 0.8 तक है वो हमारा हाइपो यूटेक्टोइड, और हाइपर हो गया आपका उसके बाद जब वो है कार्बन परसेंटेज आपने मिला दिया। तो ये सेम टू सेम यही चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो तीन जनरली मोस्टली हमें रिएक्शंस मिलती हैं। ये जो है इस पर आपको मिलेगा यूटेक्टोइड जो है, ये आपका क्या है, ये पेरिटेक्टोइड पॉइंट है ये वाला। इस पर आपको मिलेगा क्या, लिक्विड प्लस सॉलिड, है ना। लिक्विड प्लस सॉलिड जो है वो आपका चेंज हो जाएगा किसमें, सॉलिड में। तो ये लिक्विड आपका कौन सा है, ये वाला, ये नीचे है, यहाँ पे दोनों है। एक तो डेल्टा वाला है आपका, ये सॉलिड, ये लिक्विड तो लिक्विड वाला, ये डेल्टा वाला है। सॉलिड कौन सा मिलेगा, आर्सेनाइड वाला, ठीक है। ये जो रिएक्शन है यूटेक्टोइड जो है, इस पे आपको क्या मिलेगा, लिक्विड प्लस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसमें आपका सॉलिड जो है, एक सॉलिड ये दो सॉलिड में टूटेगा, सॉलिड प्लस सॉलिड। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डिस्कस कीजिए, मैं इसमें और आप चीज़ों को क्लियर करूँगा।